ये सारा सामान जितने भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर समुद्री रास्तों से आते हैं और समुद्री रास्तों में कितनी परेशानियाँ होती हैं, आपको इस वीडियो में बताया गया है। देखिए आप इस वीडियो को। जब कोई जहाज या नाव समुद्र में होता है तो उसे सिर्फ समुद्री तूफानों और ऊंची ऊंची लहरों का ही सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि कई और चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे कि समुद्री डाकू के हमले। और सोमाली समुद्र डाकू इस काम के लिए दुनिया भर में मशहूर है। उनका आतंक पूरे समुद्र में फैला रहता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री ब्यूरो के अनुसार शिपिंग उद्योग को हर साल 16 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ट्रांसपोर्ट में देरी भी इस नुकसान का ही एक कारण है। लेकिन सबसे बड़ा कारण समुद्री डाकू हैं। सोमाली समुद्र डाकू केवल कुछ खास स्थानों पर ही हमला करते हैं। एक है सोमालियाई समुद्र, दूसरा है गार्डन फुई चैनल और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जगह है अदन की खाड़ी। सभी जहाज अगर एशिया से यूरोप जाना चाहते हैं तो वे अदन की खाड़ी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे सूडान नहर के जरिए भूमध्य सागर में जा सकें। वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा हिस्सा अदन की खाड़ी का उपयोग करता है, जिसमें से ज्यादातर तेल परिवहन जहाज होते हैं। और यहीं पर सोमालियाई समुद्री डाकुओं के हमलों का खतरा सबसे ज्यादा होता है। आर के हिंदी नॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ पिछले कुछ सदियों में ही नहीं बल्कि हजारों सालों से समुद्री डकैती शिपिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। पहले समुद्री डाकू इतने उन्नत नहीं थे, लेकिन अब आधुनिक तकनीकी की मदद से डाकू भी काफी विकसित हो गए हैं, अपग्रेड हो गए हैं और समुद्री डकैती से निपटने की तकनीक और हथियार भी ज्यादा उन्नत हो गए हैं। माल ढोने वाले जहाज उनके मुख्य निशाने पर ही होते हैं, क्योंकि इन जहाजों पर क्रू मेंबर्स सबसे कम होते हैं और जबकि ये लाखों डॉलर के माल को ले जा रहे होते हैं। ज्यादातर डाकुओं का लक्ष्य जहाज के क्रू को मारना नहीं होता, बल्कि जहाज पर काबू पाने या कप्तान का अपहरण करने का प्रयास करते हैं। ये पूरे जहाज को बंधक बनाकर शिपिंग कंपनियों से लाखों डॉलर की मांग करते हैं। वे सिर्फ एक या दो नावों से नहीं आते, बल्कि वे कई नावों में आते हैं और इन समूहों में समुद्री डाकुओं की संख्या हजारों में रिकॉर्ड की गई है। सबसे पहले वे जहाज़ों के पास आते हैं और कप्तान को गोलीबारी से धमकाते हैं ताकि वो जहाज रोक दे। याद रहे कि कप्तान का काम सिर्फ जहाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना नहीं होता, बल्कि जहाज की सुरक्षा भी कप्तान की ही जिम्मेदारी होती है। इसके बाद वे चढ़ाई के लिए हुक का इस्तेमाल करते हैं और जहाज पर चढ़ जाते हैं। ऊपर चढ़ने के बाद वे सबसे पहले कप्तान और चालक दल को बंधक बना लेते हैं या कई मामले में पूरा जहाज एक अनजान जगह पर ले जाते हैं। जब एक जहाज में लाखों डॉलर का सामान होता है और वे उनके हाथ लग जाता है तो फिर वो शिपिंग कंपनियों से लाखों डॉलर की मांग करते हैं और शिपिंग कंपनियों को लाखों डॉलर देकर छुड़ाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट जहाज ऐसा मामलों में बचने की कोशिश करते हैं। आजकल के आधुनिक जहाज़ों की कोशिश भी किसी से कम नहीं है। जब किसी जहाज को समुद्री डाकुओं के खतरे का सामना करना पड़ता है तो सबसे पहले उन्हें नज़दीकी कोस्टल सेफ्टी अथॉरिटी को सूचना देना होता है। इसके बाद कप्तान जहाज की रफ्तार बढ़ा देता है। रफ्तार बढ़ाने का कारण ये नहीं है कि समुद्री डाकू उन तक पहुंच नहीं पाएंगे, बल्कि तेज चलने से जहाज लहरें पैदा करता है, जिससे डाकुओं की छोटी नाव से जहाज के पास आना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो धीरे धीरे पीछे हो जाते हैं। और जब तक तटीय अधिकारी जहाज तक पहुंचकर डाकुओं का सामना करते हैं, इस दौरान कप्तान और सभी क्रू मेंबर को डाकुओं का बस समय बर्बाद करना होता है। और इसके लिए कई तरह के आधुनिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है पानी के तोप, वाटर कैनन। पानी के तोप लगभग सभी जहाज़ों पर लगाए जाते हैं और इन्हें समुद्री डाकुओं को रोकने का सबसे प्रभावशाली तरीका माना जाता है। इस तरह के नोजल जहाज के चारों तरफ लगे होते हैं। हर नोजल 1 मिनट में 1350 गैलन समुद्री पानी फेंकने की क्षमता रखता है। मतलब हर गुजरते मिनट में 5110 लीटर पानी, और वो भी अलग अलग नोजल से। ये इतना पानी है कि ये औसत आकार के स्विमिंग पूल को सिर्फ 10 मिनट में भर सकता है। इसका दबाव 175 psi है, जो कार के टायर में हवा के दबाव से 10 गुना ज्यादा है। इतना ज्यादा प्रेशर के साथ जब ये समुद्री डाकुओं पर पड़ता है तो ये उन्हें उनकी नावों से गिरा सकता है और कुछ मामलों में पूरी नाव को उल्टा भी कर सकता है। वाटर कैनन स्टेनलेस स्टील की होती है। इस नोजल को ऑपरेशन रूम से भी रिमोट के द्वारा चलाया जा सकता है और इसे ऑटो मोड पर भी सेट किया जा सकता है। जब इतना ज्यादा प्रेशर वाला पानी समुद्री डाकुओं की नाव पर पड़ता है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसे वो संभालने में काफी अपना वक्त गवा देते हैं। अगर वो फिर भी जहाज के करीब आने में सफल हो जाते हैं
तो इसे पानी की तोप की उनकी यार्ड की ओर करके धकेला जाता है। दूसरा है, पानी की तोप के अलावा कई जहाजों में ऐसे चक्र भी लगाए जाते हैं जिनसे समुद्री डाकुओं की नावों में पानी भरा जा सकता है। जब डाकू जहाज के करीब पहुंच जाते हैं तो ये चक्र चालू कर दिए जाते हैं। इससे बाहर निकलने वाले पानी के कारण डाकुओं की नावें पानी से भर जाती हैं और उनकी नाव की गति कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में डाकुओं को जहाज से दूर हटने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तीसरे नंबर पर है पी ट्रैप्स। उस स्थिति में जब ये दोनों तरीके काम नहीं करते हैं, फिर पी ट्रैप्स का इस्तेमाल होता है। ये सख्त स्टील के फ्रेम होते हैं जो जहाज के दोनों साइड में बाहर की तरफ फैले होते हैं। इनमें स्टील की तारें लगी होती हैं। जैसे समुद्री डाकू जहाज के करीब आते हैं, ये स्टील की तारें पानी में छोड़ दी जाती हैं। समुद्री डाकू अक्सर प्रोपेलर वाले तेज बोट्स का इस्तेमाल करते हैं और ये स्टील की तारें प्रोपेलर में उलझ जाती हैं, जिसमें बोट का इंजन फंस जाता है। समुद्री डाकू बोट के इंजन को स्टील की तारों से खोलने की कोशिश करते हैं और इस तरह उनका समय बर्बाद हो जाता है। और नंबर 4 पे है लॉन्ग रेंज अकोस्टिक डिवाइस यानी LRAD। यह खास डिवाइस वास्तव में एक ध्वनि किरण पैदा करती है। इसे सुनकर इंसान भागना चाहता है। इसकी रेंज 5 किलोमीटर तक होती है और इसका साउंड ऐसा होता है, इस आवाज की पिच बहुत ही ऊंची होती है, इतनी ऊंची कि इंसान से बर्दाश्त नहीं होती है। LRAD का इस्तेमाल सिर्फ समुद्री डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नहीं किया जाता, बल्कि इसे अक्सर प्रदर्शनकारियों को डिस्प्लेस करने के लिए यानी उन्हें दूर दूर भगाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी। अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।